जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम वर्ग 2 का जो तीसरा वाला भाग है हमारा, जिसमें हम रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, एंटोनी लैवोजियर। एंटोनी लैवोजियर को ही हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पाठ में द्रव्य और पदार्थ की अवस्थाओं और गुण के बारे में कहा गया है, तो हम पहले उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं हम द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? हमारे चारों ओर उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है और जो स्थान घेरती है, उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तीन चीजें हैं जो कि किसी वस्तु को द्रव बनाती हैं। एक, द्रव्यमान होना चाहिए उसमें, दूसरा आयतन होना चाहिए, और तीसरा कुछ ना कुछ वो स्थान को कवर करना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अब आगे इसमें है पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? तो जितने भी प्रकार के द्रव होते हैं, उन द्रवों के जो विभिन्न रूप होते हैं अलग अलग, उन रूपों को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। द्रवों का विभिन्न रूप पदार्थ के नाम से जाना जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो पदार्थ है, यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है? द्रव्य होता है। तो ये बात आप इसमें, ये जो इतने पॉइंट लिखा है, इतना इतना अतः से लेके यहाँ तक का, ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है कि पदार्थ एक विशेष प्रकार का क्या है? द्रव। और द्रव का विभिन्न स्वरूप जो होता है, वही क्या बनाता है? अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है। और ये जो पदार्थ होते हैं, यह निश्चित गुणों और संगठनों वाला होता है कि अलग अलग गुणों से ये क्या होता है? परिपूर्ण होता है। और इसमें अलग अलग चीज़ों का क्या होता है? संगठन होता है। उसी का नाम क्या होता है? पदार्थ होता है। जैसे लकड़ी, कागज, जल, ऑक्सीजन, चूना, मिट्टी, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे जानते हैं वस्तु के बारे में कि वस्तु क्या होती है। एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुणों वाली जो सामग्री होती है, उसी का नाम क्या होता है? वस्तु होता है। क्या करना होता है हमें इसमें? या तो आप एक पदार्थ को लें या एक से अनेक पदार्थों को आपस में क्या करें? मिश्रित कर दें। तो उससे एक विशेष गुण की जो सामग्री तैयार होगी, उसी का नाम क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, उनसे जब कुछ हम बनाते हैं मिश्रण करके, तो उसका नाम क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। जैसे पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी और ग्रेफाइट या कार्बन की जरूरत होती है। चाकू को बनाने के लिए लोहा और प्लास्टिक की जरूरत होती है। वायुयान को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो हम पदार्थों का जब मिश्रण करते हैं, तो उससे क्या तैयार होती है? हमारी वस्तु तैयार होती है। तो इस तरह अभी हमने इसमें जाना कि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है और वस्तु क्या होती है। ठीक है, इसमें एक नोट याद रखिए आप कि संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो इस बात को आप याद रखना कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब किससे मिलकर बना है? द्रव्य से, या फिर उसी को आप क्या कह सकते हैं? पदार्थ से। ठीक है, आगे हम इसमें जानते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। सामान्यतः पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, वो 5 प्रकार की होती है। जनरली बच्चे इन अवस्थाओं को 3 प्रकार का पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यतः ये होती कितनी है? 5 प्रकार की। और ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? 2 भागों में बटी होती हैं। पहली होती है मेजर, जिन्हें हम मुख्य अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है माइनर, जिन्हें हम अमुख्य या संगठक या फिर सहायक अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। तो पहली है ठोस अवस्था। पदार्थ की दूसरी अवस्था का नाम है द्रव। पदार्थ की तीसरी अवस्था का नाम है गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? BEC, जिसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन संघनन, या इसी को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये पदार्थ की होती है पांचवी अवस्था।
और ये होती है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो ये बात आप इम्पोर्टेंट बना के लिख लीजिए, हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था का नाम क्या होता है? बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें द्रव या फिर पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं, जो कि क्या है, ठोस है, द्रव है और क्या है, गैस, इनके हम गुणों के बारे में बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं। सबसे पहला गुण है आकार। जब हम बात करते हैं ठोसों की, तो ठोसों का जो आकार होता है वह कैसा होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और गैसों का आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित। इस बात का क्या अर्थ है कि ठोसों के अणु होते हैं पास पास, यदि हम उसको अपने हाथ से दबाते हैं तो उनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। जैसे लकड़ी पर आप बल लगाएं तो लकड़ी का आकार चेंज नहीं होता है। तो लकड़ी कैसी हो जाएगी हमारी? ठोस, और उसका आकार कैसा हो जाएगा? निश्चित। यदि हमने किसी द्रव पदार्थ की बात करें, जैसे पानी, पानी का आकार क्या होता है? हम उसे जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। यदि पानी बॉटल में रखा है तो उस पानी का आकार अलग होगा। यदि वो किसी दूसरे बर्तन में रखा है, ग्लास में रखा है, तो उसका आकार कुछ और होगा। तो हम द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार क्या हो जाएगा? वैसा ही उसको वो ग्रहण कर लेगा। अर्थात द्रवों का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसी प्रकार से गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और इनके आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। दूसरा है प्रमुख गुण आयतन। जब बात करते हैं ठोसों के आयतन की, तो ठोसों का आयतन होता है निश्चित। ठोसों का आयतन कैसा होता है? निश्चित। द्रव पदार्थों का आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। जबकि गैस पदार्थों का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित। इस बात का क्या मतलब है? यदि हमारे पास 1 किलोग्राम कोई ठोस पदार्थ है तो वह 1 किलोग्राम ही होगा। यदि हमारे पास 1 लीटर कोई द्रव पदार्थ है तो 1 लीटर ही रहेगा। और यदि हमारे पास कुछ मात्रा में कोई गैसीय पदार्थ है, यदि आप उसको थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ रखेंगे तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा? वो आसानी से उड़ जाएगा। तो इनका जो आयतन होता है कभी भी निश्चित नहीं होता है। आप थोड़ी बहुत गैस भरवा के लाएंगे तो थोड़ी बहुत यहाँ से वहाँ करने में क्या हो जाती हो? कमियाँ ज़्यादा हो जाती है, उसमें सामान्यतः कम होती है। तो तीनों बातें याद रखना कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थों का आयतन भी निश्चित होता है और गैस पदार्थों का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अगला बिंदु है गलनांक। गलनांक मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ को गलाने की दर क्या कहलाती है? गलनांक कहलाती है। ठोस पदार्थों का जो गलनांक होता है वह कैसा होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रव पदार्थों का जो गलनांक होता है वह अनिश्चित होता है। और जो गैस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जब बात करते हैं हम इन तीनों कथनों की, तो गलनांक, क्वथनांक और क्रांतिक ताप, इन तीनों चीज़ों में ठोस पदार्थों में गलनांक निश्चित होता है, द्रव पदार्थों का क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि गैसीय पदार्थों का क्रांतिक तापमान क्या होता है? निश्चित। बाकी जो बात यहाँ नहीं लिखी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। तीन में से जो लिखी है वो निश्चित होगी और जो नहीं लिखी है वो क्या होगी? यहाँ पर अनिश्चित होगी। इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अगला गुण है इसमें ऊष्मा का प्रवाह। ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह सबसे कम होता है, जबकि द्रव पदार्थों में ठोस से ज़्यादा और गैस पदार्थों से क्या होता है? कम होता है। और सबसे ज़्यादा ऊष्मा का प्रवाह गैसीय पदार्थों में होता है, क्योंकि गैसीय पदार्थों को गर्म करने पर यह आसानी से ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और बहुत तेज़ी से अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाह होने देते हैं। तो इन तीनों में से ठोस में, द्रव में और गैस में सबसे ज़्यादा ऊष्मा का प्रवाह गैसीय पदार्थों में होता है और सबसे कम किस में होता है? ठोस पदार्थ में होता है। इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अगला है अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, इसलिए इनके बीच में लगने वाले अणुओं का जो बल होता है आकर्षण का, वह कैसा? बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। जबकि द्रव पदार्थों में ठोसों की तुलना में क्या होता है? कम, लेकिन गैसों की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? गैसों की अपेक्षा। और जब हम बात करते हैं गैस पदार्थों की, तो गैसीय पदार्थों में जो अंतरा आणविक बंध होता है वह कैसा होता है? सबसे कम होता है, या शून्य भी कह सकते हैं यहाँ पे से,
या हम इसे नगण्य भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं और दूरी पर होने की वजह से इन दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल है वह लगभग क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ठीक है, अगला है दाब का प्रभाव। जब हम किसी ठोस पदार्थ के ऊपर अपने हाथ से ऐसे दबाव जमाते हैं, वजन रखते हैं ऐसे करके, तो ठोस पदार्थ क्या होता है, दबता नहीं है। तो इनमें का दबाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। यदि हम पानी के ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे तो पानी में हमारा हाथ नीचे चले जाएगा। तो द्रव पदार्थों में जो दबाव है वह ठोसों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद गैसों की बात करें तो गैस में ऐसे आप हाथ घुमाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो हवा होगी उस पर आसानी से दबाव लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दबाव किस पे महसूस होता है, गैसों पर। उससे कम किस में होता है, द्रव पदार्थों में। और सबसे कम दबाव किस पे रहता है, ठोस पदार्थों में, क्योंकि उनको दबाने पर उनकी आकृति परिवर्तित नहीं होती है। अगला है इसमें घनत्व व हिमांक। घनत्व का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक निश्चित क्षेत्रफल की बात करें, ये हमारे पास दो एक समान क्षेत्रफल के कमरे हैं। इन कमरे में, एक कमरे में 8 लोग रुके हुए हैं और एक कमरे में केवल 2 ही लोग रुके हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा है। यहाँ पर 8 लोग हैं, मतलब यहाँ पे सघनता सघनता ज़्यादा है और यहाँ पे सघनता क्या है, यहाँ पर सघनता कैसी है, कम है। कहने का मतलब है एक समान क्षेत्रफल में जो अणु है अंदर, वो अणु कितने ज़्यादा है या कितने कम है। तो यहाँ पे घना है तो इसको बोलेंगे घनत्व का मान ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा क्या है, दूर दूर है अणु और स्थान ज़्यादा है, तो ये सघनता कम है, तो यहाँ पे घनत्व का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ में, तो ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं, तो इनका जो घनत्व होता है और हिमांक दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि गैसीय पदार्थों का सबसे कम या निम्न होता है। और जब द्रव पदार्थों के बारे में बात की जाती है तो इनका जो घनत्व और हिमांक होता है वह ठोसों की तुलना में क्या होता है, कम होता है, लेकिन इन गैसों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे देना गैसों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतराणुक बंध की लंबाई। अंतराणुक बंध की लंबाई का मतलब क्या होता है, एक अणु ये हो गया हमारे पास, दूसरा अणु है, इन दो अणुओं के बीच की लंबाई। ठोस पदार्थों के अणु पास पास तो लंबाई क्या होती, कम होती है। द्रव पदार्थ के अणु क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो इनमें क्या होती है, मध्यम होती है। मतलब ठोसों से ये लंबाई ज़्यादा होती है, गैसों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। जबकि जो गैस पदार्थ के अणु होते हैं वह बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। एक अणु यहाँ पे है तो दूसरा ये है, इन दोनों के बीच के बंध की लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि गैसों में जो अंतराणुक बंध की लंबाई है वह सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ठोस पदार्थों में कैसी होती है, सबसे कम होती है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें है पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला बिंदु ही हमें यही याद रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ये अवस्था बनती कैसे है, तो हमें याद रखना है जब कभी भी हमारे पास क्या हो, बाष्प हो। बाष्प मतलब गैसीय रूप, और इस बाष्प को अपन क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने के बाद जो ये बाष्प है धीरे धीरे प्लस आयन में और माइनस आयन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसी आयन को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने परिभाषा में लिख रखा है, जो प्लाज्मा होती है ये गैसों का कैसा रूप होती है, आयनित रूप होती है। जब हम गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो गैसें अपने आप प्लस और माइनस के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। प्लस माइनस को कहते हैं हम आयन, और आयनित रूप क्या कहलाता है, इसका प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। और इसमें आयन के रूप में दो आयन बनते हैं, एक हो जाएगा धन आयन और दूसरा हो जाएगा ऋण आयन। इस बात को इसमें याद रखिएगा। और इस पूरी कंप्लीट अवस्था में क्या होता है, जो धन आयन है और जो ऋण आयन है दोनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यदि हम उदाहरण की बात करें कि ये प्लाज्मा अवस्था में कहाँ देखने को मिलती है, तो सामान्यतः यह अवस्था हमें तारों के अंदर, ब्रह्मांड में जितने भी अलग अलग प्रकार के तारे हैं उन तारों में इसी अवस्था से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ ट्यूबलाइट और जो CFL होती है, एक और एग्जांपल लिखेंगे CFL,
इसके अंदर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर जो पारा होता है वह वाष्प अवस्था में भरा जाता है, गैसीय अवस्था में। और जैसे ही इस ट्यूबलाइट के अंदर करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैसे ही ये वाष्प क्या होती है, पारे की प्लस और माइनस आयन में परिवर्तित होकर सफेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। इसलिए ट्यूबलाइट के अंदर और CFL के अंदर कौन सी अवस्था होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अगला है इसमें पांचवा, जिसमें हम क्या कहते हैं, BEC। BEC का अर्थ क्या होता है, बोस, आइंस्टीन और C का मतलब जाएगा संघनन। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था के नाम से जाने जाती है, क्योंकि इस अवस्था को भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हमें परीक्षा के लिए केवल इतना ही याद रखना है कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसका नाम क्या है। तो BEC आप याद रखिए, और पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में आप केवल प्लाज्मा नाम याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे इसमें हेडिंग है पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। मतलब हमें एक अवस्था दी गई है और उस अवस्था से हमें अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तन करना है, और उन परिवर्तन को हम किन किन नाम से जानते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा है ठोस अवस्था। जैसे मान लीजिए आपके पास है बर्फ, यदि उस बर्फ को कुछ समय तक आप प्लेट में रख देंगे तो वो बर्फ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। पानी मतलब कौन सी अवस्था हो जाएगी, द्रव अवस्था। तो जब कोई ठोस पदार्थ ऑटोमेटिक रखे रखे हुए कुछ सी भी तापमान पर या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उस पदार्थ की गलनांक कहते हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। आगे है इसमें कि जब कोई द्रव पदार्थ क्या होता है, किसी तापमान पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यदि हम पानी को लगातार गर्म करेंगे तो पानी क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। भाप का मतलब है गैसीय अवस्था। तो हमें याद क्या रखना है कि जब कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, बाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एरो बने, उसी के सामने उसका नाम लिख रहा हूँ मैं, तो उसी के आधार पे आप इसे याद रखिएगा कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाना गलनांक कहलाता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाना बाष्पीकरण कहलाता है। आगे है, यदि कोई गैस की अवस्था है और उसे आप लगातार गर्म कर रहे हैं और वो कौन सी अवस्था में जा रही है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में दो चीजें बनती हैं, धन आयन और ऋण आयन। इसे अपन कहते हैं आयनीकरण। आयनीकरण। तो ये बात आप इसमें याद रखिए कि जब कोई गैस प्लाज्मा अवस्था में चेंज होती है तो उस घटना को हम आयनीकरण के नाम से जानते हैं। अब आगे है इसमें कि प्लाज्मा अवस्था किस में वापस आके आ रही हो, गैसीय अवस्था में। तो जब कोई प्लाज्मा अवस्था के आयन है, धन और ऋण, वो धीरे धीरे संघनित होकर ठंडे होकर किस में आते हैं, गैसीय अवस्था में आते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं विआयनीकरण। पहले वो आयन में चेंज हुए, अब उल्टा उसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, विआयनीकरण। गैस से प्लाज्मा में जाना आयनीकरण कहलाता है और प्लाज्मा से पुनः गैस में आना विआयनीकरण कहलाता है। अब हमारे पास क्या आ गया, गैसीय अवस्था आ गई, मतलब भाप। और भाप को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। जैसे हम जब पानी गर्म करते हैं तो उस पानी के में से क्या बनती है, भाप निकलती है, और उसके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं, तो उस बर्तन के ऊपर भाप के अणु आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वो द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब कोई गैसीय पदार्थ है और पुनः वह द्रव अवस्था में वापस आता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या नाम होता है उसका, संघनन अवस्था। अगला है कि जब कोई द्रव पदार्थ आपको दिया गया है और वो किस अवस्था में आ रहा है, ठोस अवस्था में पुनः वापस आ रहा है। जैसे पानी है हमारे पास और पानी को आप फ्रिज में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा, मतलब अवस्था का नाम क्या हो जाएगा, ठोस। तो जब कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में वापस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक।
ये बात आप इसमें याद रखिए। एक बार हम इनको विस्तार से एक बार हम इनको शॉर्ट करके पढ़ लेते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाना गलनांक कहलाता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाना बाष्पीकरण कहलाता है, गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में जाना आयनीकरण कहलाता है, प्लाज्मा अवस्था से गैसीय अवस्था में आना विआयनीकरण कहलाता है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आना संघनन कहलाता है और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आना हिमांक कहलाता है। तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। आगे है इसमें कि जब भी कोई पदार्थ हमारे पास ठोस अवस्था में है और वह पदार्थ सीधा एरो देखिए कहाँ जा रहा है, ये गैस अवस्था, मतलब जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उस घटना को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। और ऊर्ध्वपातन की घटना का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कपूर। क्या नाम है? कपूर। आपने देखा होगा कपूर ठोस अवस्था मिलता है, जब हम उसको प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है? वो सीधा वो गैस बन के उड़ जाता है। तो वो कौन सी अवस्था हुई? हमारी गैसीय अवस्था। और इस पूरे घटनाक्रम का नाम क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। इसमें कपूर के अतिरिक्त कुछ और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ड्राई आइस। ड्राई आइस जिसे आप बोलते हैं शुष्क बर्फ। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन जब स्टेज की तरफ आते हैं तो धुआं ही धुआं होता है मटके के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है? शुष्क बर्फ होती है। वो क्या होती है? शुष्क बर्फ। और उस बर्फ में क्या करते हैं ये लोग? गर्म पानी डालते हैं और गर्म पानी डालने से चारों तरफ धुआं निकलता है। वो धुआं नहीं होता है, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले था हमारे पास बर्फ ठोस अवस्था में, वो बिना द्रव में आए सीधा काय में चला गया? गैस में। तो क्या कहलाएगा? वो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। एक और आपने देखा होगा नेफ्थेलिन की गोलियां। एक और आंसर लिख देना इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, नेफ्थेलिन की गोलियां। फॉर्मूला क्या होता है? C10H8। ये नेफ्थेलिन की गोलियां क्या होती हैं? कपड़ों में रखते हैं इनको, और कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए जब हम सर्दियां जब समाप्त हो जाती हैं तो सर्दी के कपड़े जब रखते हैं तो उनमें ये गोलियों को रखते हैं। गोलियों को रखते हैं और जब दोबारा हम कपड़े निकालेंगे तो गोलियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, कपूर, ड्राई आइस और नेफ्थेलिन। इन तीनों में कौन सी घटना होती है? ऊर्ध्वपातन की घटना होती है। आगे है, जब कोई गैस का अणु है वह बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा कहाँ आ रहा है? ठोस अवस्था में आ रहा है, तो उसका नाम क्या होता है? निक्षेपण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अपन निक्षेपण के नाम से जानते हैं। और इस निक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कोहरा। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जो कोहरा होता है वह किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। और जब वो पेड़ पौधों की पत्तियों पे जमा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो बर्फ बन जाता है। तो जब कोई गैसीय अवस्था का पदार्थ है वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? कोहरा, ओस। ओस की जो बूंदें होती हैं वो, जिसे अपन क्या होते हैं? ड्यू। और एक और क्या हो जाएगा? बर्फबारी। कब होती है बर्फबारी? 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। तो बर्फबारी से पहले वो गैसीय अवस्था में होता है, जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है बर्फबारी, बर्फ के टुकड़े, तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने जाना कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और उन अवस्थाओं के गुण और उन अवस्थाओं में होने वाले भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना। इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप वहां पहुंचकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की जो कंप्लीट पीडीएफ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।